हाय व्यूअर्स, कल हमने धारा 22 तक कंप्लीट कर लिया था। अध्याय 2 साधारण स्पष्टीकरण, जनरल एक्सप्लेनेशंस। तो धारा 22 हम आपको दोबारा समझाते हैं कि जंगम संपत्ति होती क्या है। धारा 22 जंगम संपत्ति। जंगम संपत्ति शब्दों से आशयित है कि इसके अंतर्गत हर भांति की मूर्त संपत्ति आती है, किंतु वे चीज़ें जो भूबद्ध हों या भूबद्ध किसी चीज़ से स्थायी रूप से जकड़ी हुई हों, इसके अंतर्गत नहीं आती। इसमें यह तो बता दिया कि कौन कौन सी चीज़ें जंगम संपत्ति में आती हैं, परंतु परिभाषा नहीं दी। तो जैसे कि जंगम का अर्थ होता है मूवेबल, जंगम को अंग्रेजी में अपन मूवेबल कहते हैं और इसका अर्थ होता है चल। तो ऐसी प्रत्येक संपत्ति जिसको उठा के ले जाया जा सके वह चल संपत्ति कहलाती। जैसे मेज पे पड़ी बोतल, मेज, लैपटॉप, कैमरा। परंतु चल संपत्ति क्या नहीं है और कब वो चल संपत्ति हो जाती है। जैसे घर के किवाड़, जब तक वह किवाड़ चौखट में लगे हुए हैं और वो चौखट घर में भूबद्ध है, मतलब घर में लगी हुई है, जब तक वो क्या है, जंगम संपत्ति नहीं है। परंतु जैसे ही आपने किवाड़ को चौखट से अलग किया और वह यहाँ वहाँ लाने ले जाने लायक हो गई, तो वो बन गई जंगम संपत्ति। एक और उदाहरण है, जब तक पेड़ जमीन में लगा हुआ है तब तक वह क्या है, जंगम संपत्ति नहीं है। परंतु जैसे ही आपने उसको कुल्हाड़ी मार के जमीन से अलग कर दिया, अब वो गाड़ी पे रखने लायक हो गया, ट्रक पे रखने लायक हो गया, तो क्या हो गया, वो जंगम संपत्ति। ऐसी प्रत्येक संपत्ति जंगम संपत्ति कहलाती है जिसको कहीं भी ले जाया जा सके। जंगम संपत्ति को ही हम चल संपत्ति कहते हैं। धारा 22 समझ में आ गई होगी। अब आ गए धारा 23 में। धारा 23 में 3 चीजें दी हैं। एक तो सदोष अभिलाभ, दूसरी सदोष हानि, फिर सदोष अभिलाभ प्राप्त करना और सदोष हानि उठाना। तो इन तीनों चीजों को अपन बारी बारी से पढ़ेंगे। धारा 23 सदोष अभिलाभ। विधि विरुद्ध साधनों द्वारा ऐसी संपत्ति का अभिलाभ है जिसका वैध रूप से हकदार अभिलाभ प्राप्त करने वाला व्यक्ति ना हो। ये कहना क्या चाह रहे हैं, ऐसा कोई फायदा प्राप्त करना जिसके आप हकदार नहीं हो, लेकिन आपने वो फायदा प्राप्त कर लिया है, वह क्या कहलाएगा, सदोष अभिलाभ। जैसे कोई भी चीज है या कोई भी संपत्ति है, आपको पता है आपकी नहीं है, परंतु आपने क्या किया, अपनी कह के उसको बेच के उससे फायदा कमा लिया। क्योंकि उसको बेचने का फायदा किसको कमाना था, सामने वाले को, परंतु आपने क्या किया, खुद फायदा कमा लिया। आपने क्या किया, ऐसा लाभ प्राप्त करिए जिसका आपको हक था नहीं। तो आपने क्या, सदोष अभिलाभ प्राप्त किया है। सदोष अभिलाभ उस लाभ को कहते हैं जिस लाभ का प्राप्त करने का आपका अधिकार है ही नहीं, लेकिन आप उस लाभ को प्राप्त कर लेते हैं, वह सदोष अभिलाभ कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि आप एक पेन आपके मित्र का है और आपकी टेबल पर रखा है, आपको पता है कि ये आपका नहीं है, परंतु आपने क्या किया, कोई एक आया, बोला भैया ये पेन अच्छा है, मुझे बेच दो। आपने उठा के उसको पेन बेच दिया और उससे फायदा कमा लिया। अब आपने क्या किया, सामने वाले का पेन तो बेचा ना आपने फायदा कमाया उससे। वो फायदा किसको मिलना चाहिए था,
सामने वाले को, परंतु फायदा मिला किसको? आपको। तो आपने सदोष अभिलाभ ही प्राप्त किया। एक और उदाहरण है, ऐसा हर लाभ जिस पर आपका अधिकार है नहीं, दूसरे का अधिकार है, परंतु आप उस लाभ पर अधिकार जमाए बैठे हैं, उस अधिकार को सदोष अभिलाभ कहते हैं। अब आ गई सदोष हानि। सदोष हानि विधि विरुद्ध साधनों द्वारा ऐसी संपत्ति की हानि है जिसका वैध रूप से हकदार उठाने वाला व्यक्ति हो। मतलब आपने तो सदोष अभिलाभ प्राप्त कर लिया और सामने वाले को क्या मिली? सदोष हानि। भाई पेन तो उसका था, उसे जरूरत थी अभी एग्जाम देने जाने के लिए, आपने तो उसको बेच दिया, तो आपने क्या किया? उसको सदोष हानि दे दी ना, उसे नहीं बेचना था। तो ऐसी हानि जिसको उठाने वाला, उस हानि को उठाने वाला व्यक्ति उस हानि के बारे में जानता ही ना हो, मतलब सदोष हानि वह हानि कहलाती है जो सदोष अभिलाभ से हुई हानि को सदोष हानि कहते हैं। इसकी ब्रीफिंग में भी दिया गया है कि विधि विरुद्ध साधनों द्वारा ऐसी संपत्ति की हानि, मतलब आपने विधि विरुद्ध साधनों द्वारा सामने वाले को ऐसी संपत्ति की हानि दी है जिसका वह वैध रूप से हकदार उठाने वाला व्यक्ति हो। किसी भी संपत्ति का फायदा उसको उठाना है, वह उसको फायदा उठाने का हकदार है, लेकिन आपने क्या किया? उसको फायदे की जगह हानि दे दी विधि विरुद्ध साधनों द्वारा। तो वह क्या हो गई? सदोष हानि। अब सदोष अभिलाभ प्राप्त करना और सदोष हानि उठाना। कोई व्यक्ति सदोष अभिलाभ प्राप्त करता है, यह तब कहा जाता है जबकि वह व्यक्ति सदोष रखे रहता है, जबकि वह व्यक्ति सदोष अर्जन करता है। कोई व्यक्ति सदोष हानि उठाता है तब कहा जाता है जबकि उसे किसी संपत्ति से सदोष अलग रखा जाता है, और तब भी जबकि उसे किसी संपत्ति से सदोष वंचित किया जाता है। तो सदोष अभिलाभ प्राप्त करना किसे कहते हैं? कि आपने विधि विरुद्ध साधनों द्वारा सामने वाले के लाभ को अपना लाभ बनाकर लाभ प्राप्त कर लिया, वह क्या कहलाता है? सदोष अभिलाभ प्राप्त करना। सदोष हानि उठाना क्या कहलाता है? आपने सामने वाले के लाभ को अपना लाभ बनाकर लाभ तो प्राप्त कर लिया, परंतु सामने वाले को हानि दे दी, उसे बोलते हैं सदोष हानि उठाना। अब आ गई धारा 24, बेईमानी से। जो कोई इस आशय से कोई कार्य करता है, समझना, इस आशय से कोई कार्य करता है कि एक व्यक्ति को सदोष अभिलाभ कारित करे या अन्य व्यक्ति को सदोष हानि कारित करे, वह उस कार्य को बेईमानी से करता, यह कहा जाता है। भैया कैसे? कोई भी व्यक्ति इस आशय से यह कार्य करे कि आप सामने वाले को तो फायदा पहुंचाना है विधि विरुद्ध साधनों द्वारा, और उसके अगेंस्ट जो दूसरा वाला है उसको हमें हानि पहुंचानी है विधि विरुद्ध साधनों द्वारा। मतलब सामने वाले को सदोष अभिलाभ प्राप्त कराना है और दूसरे वाले को सदोष हानि प्राप्त करानी है, वह क्या कहलाएगा? बेईमानी से। बेईमानी के बाद आ गया धारा 25। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है धारा 24। धारा 24 से हमेशा क्वेश्चन बनते हैं, एक बार और पढ़ लेते हैं इसको। बेईमानी से, जो कोई इस आशय से कोई कार्य करता है कि एक व्यक्ति को सदोष अभिलाभ कारित करे या अन्य व्यक्ति को सदोष हानि कारित करे, वह उस कार्य को बेईमानी से करता है, यह कहा जाता है। सीधा सीधा है कि आपने किसी व्यक्ति को सदोष लाभ बिना विधि विरुद्ध, आपने किसी व्यक्ति को विधि विरुद्ध साधनों द्वारा सदोष लाभ पहुंचाने की कोशिश की है, वह एवं दूसरे व्यक्ति को सदोष हानि पहुंचाने की कोशिश की है, यह क्या कहलाएगी? बेईमानी से। ठीक है, और यही आपको क्वेश्चन पेपर में भी लगाना है इसका आंसर। अब क्या आ गया? धारा 25, कपटपूर्वक। कोई व्यक्ति किसी बात को कपटपूर्वक करता है, यह कहा जाता है यदि वह उस बात को कपट करने के आशय से करता है किंतु अन्यथा नहीं।
भैया इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कई लोग जैसे फॉरेनर्स इंडिया में आए, कुछ सालों पहले आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि एक समोसे वाला सादा समोसे बेचता था, क्या क्या कि ये जड़ी बूटी वाले समोसे हैं, इससे कई लोग ठीक हो जाते हैं। तो जब अंग्रेज घूमने आते तो उनसे बोलता था भैया ये जड़ी बूटी वाले समोसे हैं, इससे कई लोग ठीक हो जाते हैं। बेचारे अंग्रेज डॉलर देकर उसके समोसे खरीद लेते थे। उसको उसका यह आचरण कपटपूर्वक आचरण कहलाता था, क्योंकि वह यह जानता था और वह कपटपूर्वक यह कहता था कि ये जड़ी बूटी वाले समोसे हैं। इससे ही तो अपन कपटपूर्वक कहते हैं। अब एक और उदाहरण है, मान लो एक सादा चश्मा है, आप उसको यह कह के बेच रहे हैं कि ये अमिताभ बच्चन का लगाया हुआ चश्मा है किसी को भी, और इस चश्मे का उपयोग अमिताभ बच्चन ने कई बार किया है, और अमिताभ बच्चन का कोई फैन है, उससे आप कह रहे हैं कि इसको आप खरीद लो 1 लाख रुपए में, कीमत उसकी 20 रुपए है मार्केट में। तो आप ये अच्छे से जानते हैं कि अमिताभ बच्चन का यूज किया हुआ चश्मा नहीं है, फिर भी आप दूसरे को बेच रहे हैं, तो आप कपट ही तो कर रहे हैं उसके साथ। तो यह कहलाएगा कपटपूर्वक। तो कपटपूर्वक अगर क्वेश्चन आ जाए तो उसका एक ही आंसर लगाना है, कोई भी एक व्यक्ति किसी बात को कपटपूर्वक करता है यह कहा जाता है यदि वह उस बात को कपट करने के आशय से करता है, किंतु अन्यथा नहीं। अब आ गया धारा 26, विश्वास करने का कारण। कोई व्यक्ति किसी बात के विश्वास करने का कारण रखता है, यह तब कहा जाता है जब यह उस बात के विश्वास करने का पर्याप्त हेतु रखता है, अन्यथा नहीं। मतलब भैया आप को यह पता है कि सामने वाली चीज राम की है, और आपको विश्वास है कि राम की, क्योंकि 24 घंटे राम के पास रहती थी। मतलब सीधी सी बात है, कोई राम रोज एक साइकिल चला के जाता है, आप रोज उसको देखते हैं। अब आप कह रहे हैं भाई, दूसरा बोलता नहीं यार ये साइकिल तो श्याम की है, लेकिन आपको पता है पूर्णतः कि ये साइकिल राम की ही है, आपको विश्वास है। तो वही तो ये कह रहा है कि विश्वास करने का कारण, आप रोज उसी व्यक्ति को देख रहे हैं ना एक ही साइकिल पे, तो आपको यह विश्वास है कि साइकिल उसकी है। तो यही उदाहरण के माध्यम से यही कहना चाह रहे हैं, कोई व्यक्ति किसी बात को विश्वास करने का कारण रखता है, यह तब कहा जाता है जब यह उस बात के विश्वास करने का पर्याप्त हेतु रखता है, अन्यथा नहीं। मतलब उसके पास पर्याप्त कॉज है, पर्याप्त कारण है उसके पास कि भैया वो कह सके कि ये साइकिल राम की है, क्योंकि वह उससे रोज ऑफिस जाता है, सब्जी लेने जाता है, बच्चों को छोड़ने जाता है, तो उसके पास कारण है ना पर्याप्त। अब आ गई धारा 27, पत्नी लिपिक या सेवक के कब्जे में संपत्ति। जबकि संपत्ति किसी व्यक्ति के निमित्त उस व्यक्ति की पत्नी लिपिक या सेवक के कब्जे में है, तब वह संहिता के अर्थ के अंतर्गत उस व्यक्ति के कब्जे में समझी जाएगी। भैया कहना क्या चाह रहे हैं? ये कहना चाह रहे हैं कि पत्नी लिपिक या सेवक के कब्जे में कोई संपत्ति होती है, सेवक के अंतर्गत आता क्या है, ये मेन चीज है। तो लिपिक या सेवक के नाते अस्थायी रूप से या किसी विशिष्ट अवसर पर नियोजित व्यक्ति इस धारा के अंतर्गत लिपिक या सेवक है। अब भैया ये कंफ्यूजन वाला सेक्शन है कि कैसे। तो सीधी बात है कि आपकी कोई प्रॉपर्टी अगर आपकी पत्नी के कब्जे में है, या लिपिक आपका क्लर्क के कब्जे में है, या सेवक के कब्जे में है, तो ये तीनों संपत्तियां आपके कब्जे में समझी जाएंगी। जैसे आपके घर से कोई अनलीगल सामान मिलता है, या आपके ऑफिस से कोई अनलीगल सामान मिलता है क्लर्क के कब्जे से, या आपके घर से सेवक के कब्जे से मिलता है। अब सेवक और क्लर्क का मतलब ये है कि आपका मुनीम या किसी विशेष अवसर पर कोई सेवक नियुक्त किया जाता है, जैसे शादी ब्याह में अपने नियुक्त कर लिया किसको, एक काम करने वाले को। कैसे काम करने वाले को? भैया आप ये सामान की रखवाली आपको ही करना है। ये सारी संपत्ति जब उसके कब्जे में पाई जाएंगी, कोई भी संपत्ति उसके कब्जे में पाई जाएगी, तो ये आपके कब्जे में संपत्ति समझी जाएगी कि आपकी ही संपत्ति है ये।
तो किस किसके कब्जे में? पत्नी, लिपिक या सेवक के कब्जे में संपत्ति। स्पष्टीकरण भी इसमें यही है, लिपिक या सेवक के नाते अस्थायी रूप से या किसी विशिष्ट अवसर पर नियोजित व्यक्ति इस धारा के अर्थ के अंतर्गत लिपिक या सेवक है। मतलब या तो अस्थायी रूप से या किसी विशिष्ट अवसर पर नियोजित व्यक्ति इस धारा के अंतर्गत लिपिक या सेवक है। धारा 28 कूटकरण। जो व्यक्ति एक चीज को दूसरी चीज के सदृश इस आशय से करता है कि वह उस सदृश से प्रवंचना करे कि यह संभवतः जानते हुए करता है कि तद्वारा प्रवंचना की जाएगी कि वह कूटकरण करता है, वह कहा जाता है। मतलब एक बार और पढ़ देते हैं अपन। कूटकरण, जो व्यक्ति एक चीज को दूसरी चीज के सदृश इस आशय से करता है कि वह उस सदृश से प्रवंचना करे या यह संभाव जानते हुए करता है कि तद्वारा प्रवंचना की जाएगी, वह कूटकरण करता है, यह कहा जाता है। अब भैया इसका सीधा सीधा अर्थ ये है कि आपने किसी वस्तु को दूसरी वस्तु के समान बिल्कुल वैसी ही या उसकी नकल करने की ऐसी कोशिश की कि वह वही लगे, और आप काय के लिए वो बना रहे हैं दूसरी वस्तु कि आप उसको मार्केट में किसी को धोखे से बेच सकें, वह कह के कि ये वही वस्तु है। जैसे कोहिनूर हीरा, कोहिनूर हीरा को का आपने डुप्लीकेट हीरा तैयार कर लिया जैसे कि जैसा ही, काय के लिए? किसी को धोखे से बेचने के लिए है, कहकर कि भैया ये वही कोहिनूर हीरा है जो वहां इंग्लैंड की महारानी के मुकुट में लगा है, भारत से अंग्रेज चोरी करके ले गए थे, हम भैया इसको वापस ले आए। आप मान लीजिए आप किसी भी एंटिक पीस की या किसी भी ऐसी चीज की कॉपी, आजकल कॉपीज तो बहुत सारी मिल रही हैं, जैसे मोबाइल की भी अलग अलग चीजों की कॉपी, आप किसी चीज के एक दूसरी चीज के जैसा ऐसा बन, जैसे मान लो उदाहरण के तौर पर कोई मूर्ति है, उसकी कीमत करोड़ों लाखों में है, आप उसी मूर्ति के जैसी दूसरी हुबहू उसकी नकल तैयार करते हैं। क्यों? सामने वाले को धोखा देने के लिए कि भैया ये वही मूर्ति है जो वहां मिली थी अजंता एलोराई खुदाई में या हड़प्पा संस्कृति में मिली थी ये मूर्ति, हम आपको ये इतने में बेच देंगे। तो आपने दूसरे को धोखा देने के आशय से कूटकरण तैयार किया ना उसको। तो भैया यह आवश्यक नहीं कि नकल बिल्कुल जैसी की जैसी हो जाए, थोड़ी बहुत उसमें डिफेक्ट हो सकती है, परंतु आपका उद्देश्य आवश्यक है कि आप किसी को धोखा देने के आशय से उस चीज को नकल कर रहे हैं। जैसे जाली नोट, आप जाली नोट क्यों छाप रहे हैं भैया? कि असली की जगह ये चल जाए साहब। अब नोट ऐसा जरूरी नहीं कि नोट बिल्कुल हुबहू वैसा ही छप जाए, लेकिन उसमें ये चीज नहीं आती कि साहब भारतीय चिल्ड्रन बैंक के नोट को आप ये भारतीय चिल्ड्रन बैंक का कोई बेचारा नोट छाप रहा है, उस पर लिख रहा है भारतीय चिल्ड्रन बैंक मनोरंजन के लिए, आप उसको पकड़वा दो भैया ये तो साहब धोखा देने के आशय से कर रहा है। नहीं, उस पर उसने साफ साफ लिखा है भारतीय मनोरंजन बैंक, चूरन की पुड़िया में डालने के लिए उसमें साफ साफ लिख रखा है। स्पष्टीकरण, एक कूटकरण के लिए आवश्यक नहीं कि नकल ठीक वैसी हो, मैंने आपको बता ही दिया। नंबर 2, जबकि कोई व्यक्ति एक चीज को दूसरी चीज के सदृश कर दे और ऐसा सदृश ऐसा कि तद्वारा किसी व्यक्ति को प्रवंचना हो सकती हो, तो जब तक कि तत्प्रतिकूल साबित न किया जाए कि उपधारणा की जाएगी कि जो व्यक्ति एक चीज को दूसरी चीज के इस प्रकार सदृश बनाता है कि उसका आशय उस सदृश द्वारा प्रवंचना करने का था या वह यह संभाव जानता था कि तद्वारा प्रवंचना की जाएगी। मतलब क्या है भैया? ये स्पष्टीकरण तो ये कह रहा है कि भैया जब तक आप कोर्ट में ये साबित ना कर दो कि भैया हम ये बेचने के लिए नहीं बना रहे थे, किसी को धोखा देने के लिए नहीं बना रहे थे, तब तक यही समझा जाएगा कि आपने किस धोखा देने के लिए ही बनाई है। अब आ जाते हैं धारा 29। धारा 29 क्या कह रही है? दस्तावेज शब्द किसी भी विषय का द्योतक है जिसको किसी पदार्थ पर अक्षरों
अंकों या चिन्हों के साधन द्वारा या उनमें एक से अधिक साधनों द्वारा अभिव्यक्त या वर्णित किया गया हो जो उस विषय के साक्ष्य के रूप में उपयोग किए जाने को आशय हो, उपयोग किया जा सके। मतलब दस्तावेज प्रत्येक ऐसी वस्तु है जिसको अंकों या अक्षरों के माध्यम से या चित्रों के माध्यम से किसी पदार्थ पर उकेरा गया हो। जैसे अगर आप स्टूडेंट हो, आपने लॉ नहीं की और आईपीसी आपने कभी पढ़ी नहीं, तो आप दस्तावेज क्या समझोगे? भैया जो कागज के लिखे रहते हैं वही दस्तावेज होते हैं। नहीं भैया, वो दस्तावेज अकेले नहीं होते। दस्तावेज क्या और होते हैं? जैसे अशोक के शिलालेख, वो भी तो दस्तावेज ही हैं उस जमाने के। अगर कोई विवाद होता है वो तो उन शिलालेखों के माध्यम से ही उस विवाद को उसके संबंध में कोई विवाद होता है उस शिलालेखों के माध्यम से ही उस विवाद को सुलझाया जाता है। और क्या हुआ? पुरानी लिपियां जो दीवारों पर उकेरी गई, और चित्र, कोई भी चित्र किसी वस्तु के लिए उकेरा गया है तो वह भी दस्तावेज है। और दूसरी और भाई कि हमारे कागज के दस्तावेज तो आते ही हैं दस्तावेज के रूप में। मतलब हर एक ऐसा पदार्थ जिसका उपयोग साक्ष्य के रूप में किया जा सके दस्तावेज के रूप में, वह दस्तावेज कहलाएगा। चाहे वो फिर आपका टिन पे लिखा हो, चाहे पत्थर पे लिखा हो, चाहे कागज पे लिखा हो, चाहे कहीं पे भी लिखा हो। जैसे मान लो विवाद हो गया कि ये गगरिया किसकी है। क्योंकि अपन बर्तन की दुकान पे जाते हैं तो बर्तन वाला क्या करता है, उस पर नाम लिख देता है आपके, तो वो भी नाम लिखना उसका एक दस्तावेज हो गया कि भैया आपका नाम लिखा है तो ये आपकी है। अगर उसके संबंध में कल के दिन ए और बी के बीच विवाद होता है और ए का नाम लिखा है तो वो ए की ही कहलाएगी, वही उसके लिए दस्तावेज है। स्पष्टीकरण एक, यह तत्वीन है कि किस साधन द्वारा या किस पदार्थ यह तत्वीन है किस साधन द्वारा या किस पदार्थ पर अक्षर, अंक या चिन्ह बनाए गए हैं। देखा, वही बात आ गई कि इस बात का कोई मतलब नहीं कि वो किस पदार्थ द्वारा किस पदार्थ पर अंक या अक्षर बनाए हुए हैं। हो सकता है भैया हम छेनी हथौड़े से बना दिए हो पाठ पे, या यह किसी साक्ष्य, किसी न्यायालय के लिए आशयित नहीं है कि उसमें उपयोग किया जा सकता है या नहीं। न्यायालय उसको ये मना नहीं करेगा भैया इसको उपयोग करें कि या ना करें, ये न्यायालय के ऊपर है। दृष्टांत, किसी संविदा के निबंधनों को व्यक्त करने वाला लेख जो संविदा के साक्ष्य रूप में उपयोग किया जा सके दस्तावेज है। ये बात है। बैंककार पर दिया गया चेक दस्तावेज है। सही बात है। मुख्तारनामा दस्तावेज है। पावर ऑफ अटॉर्नी दस्तावेज है। सही बात है। मानचित्र या रेखांक जिसको साक्ष्य रूप में बुलाने का आशय हो या जो उपयोग में लाया जा सके दस्तावेज है। सही बात है। जिस लेख में निर्देश या अनुदेश अंतर्विष्ट हो वह दस्तावेज है। सही बात है। अब स्पष्टीकरण 2 पे आ जाओ। अंकों, अक्षरों या चिन्हों से जो कुछ भी वाणिज्यिक या अन्य प्रथा के अनुसार व्याख्या करने पर अव्यक्त होता है वह इस धारा के अर्थ के अंतर्गत ऐसे अक्षरों, अंकों या चिन्हों से अव्यक्त हुआ समझा जाएगा, चाहे वस्तु अव्यक्त भी ना भी किया हो। मतलब दूध वाला है, आप क्या करते हैं, अपने उसमें निशान लगा लेते हैं कैलेंडर में, राइट टिक का निशान कि भैया एक काम, ये इस दिन दूध दिया, इस दिन दूध दिया, इस दिन दूध दिया। जिस दिन नहीं आया उस दिन आपने गोला खींच दिया। अब कल के दिन आपका उसका विवाद हो, भैया आप बोलते हो 4 दिन नहीं आया, वो कह रहे नहीं साहब हम तो 1 दिन नहीं आए थे। तो जिस कैलेंडर पे आप निशान बना रहे हो ना, वो निशान ही दस्तावेज हैं। भले आप लिखो चाहे ना लिखो कुछ, लेकिन निशान तो बना रहे हो ना आप। कायिक विनियम की पीठ पर कायिक विनियम पत्र की पीठ पर जो उसके आदेश के अनुसार देय है अपना नाम लिख देता है। वाणिज्यिक प्रथा के अनुसार व्याख्यान करने पर इस पृष्ठांकन का अर्थ है कि धारक को विनिमय पत्र का भुगतान कर दिया जाए। पृष्ठांकन दस्तावेज है।
और इसका अर्थ उसी प्रकार लगाया जाना चाहिए मानो हस्ताक्षर के ऊपर धारक को भुगतान करो शब्द का तत्प्रभाव वाले शब्द लिख दिए गए हों। भाई इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मार्केट में एक प्रथा चलती है, आपने पर्ची पे लिख के दे दिया भैया, कुछ भी कोडवर्ड में लिख दिया, इसको दे दो। वो गया सामने वाली दुकान पे, उसने 5,000 रुपए निकाले और दे दिए। तो यही समझा जाएगा कि आपने उससे कहा है कि भैया इसको 5,000 रुपए दे दो। अब आ गया 29 पर इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख। इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख शब्दों का वही अर्थ होगा जो उन्हें सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 2 की उपधारा 1 के खंड ना में समुद्देशित किया गया है। तो इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का अर्थ वही होगा जो सूचना प्रौद्योगिकी के अभिलेख, सूचना प्रौद्योगिकी में दिया गया हो। सूचना प्रौद्योगिकी में दिया गया हो, माफ कीजिए वो थोड़ी जीप चिपक गई थी। अब धारा 30 मूल्यवान प्रतिभूति। मूल्यवान प्रतिभूति शब्द उस दस्तावेज का द्योतक है जो ऐसा दस्तावेज है या होना तात्पर्य थे जिसके द्वारा कोई विधिक अधिकार सृजित, विस्तृत, अंतरित, निर्बंधित, निर्वापित किया जाए या छोड़ा जाए, या जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति अस्वीकार करता है कि वह विधिक दायित्व के अधीन है या अमुक विधिक अधिकार नहीं रखता है। भैया मूल्यवान प्रतिभूति क्या हुई? ऐसा प्रत्येक दस्तावेज जिससे कोई विधिक अधिकार या तो सृजित होता हो, मतलब या विधिक अधिकार उत्पन्न होता हो, या विस्तृत या उस विधिक अधिकार का दायरा बढ़ता हो, या अंतरित या ट्रांसफर होता हो विधिक अधिकार एक से दूसरे पर, या निर्बंधित होता हो, या निर्वापित किया जाता हो, या छोड़ा जाता है। कैसे भैया? विधिक अधिकार हमने छोड़ दिया अपना, या कोई यह अभिस्वीकार करता है कि विधिक दायित्व के अधीन है, या कोई यह करता है कि भैया विधिक दायित्व के अधीन है, या कोई कहता है या अमुक विधिक अधिकार नहीं रखता, या वह कहता है कि भैया मेरा विधिक अधिकार नहीं है, यह क्या कहलाएगी? मूल्यवान प्रतिभूति। ऐसी कोई भी ऐसा प्रत्येक दस्तावेज जिनसे इन सब सारी चीजों का सृजन होता हो वह विधिक अधिकार कहलाता है, मतलब मूल्यवान प्रतिभूति कहलाती है। मूल्यवान प्रतिभूति मतलब ऐसा प्रत्येक दस्तावेज जिससे किसी विधिक अधिकार का सृजन होता हो, या विधिक अधिकार छोड़ा जाता हो, या विधिक अधिकार अंतरित किया जाता हो, या विधिक अधिकार मना किया जाता हो, या कोई दायित्व आता हो। ये सारे ऐसा दस्तावेज मूल्यवान प्रतिभूति कहलाएगा। दृष्टांत का एक विनिमय पत्र की पीठ पर अपना नाम लिख देता है और इस पृष्ठांकन का प्रभाव उस व्यक्ति को उसका विधिपूर्ण धारक हो जाए, उस विनिमय पत्र पर अधिकार अंतरित किया जाना है, यह पृष्ठांकन मूल्यवान प्रतिभूति है। सीधी बात, कार ने ये लिख दिया कि भैया आज से प्रॉपर्टी बाकी है, खाकी है, तो भैया वो प्रॉपर्टी खाकी है, तो वो विनिमय पत्र क्या हो गया? मूल्यवान प्रतिभूति, क्योंकि इसमें क्या ट्रांसफर हो गया? अधिकार। जो अधिकार उस प्रॉपर्टी के लिए काके थे आज वो अधिकार खाके हो गए, सीधी बात। धारा 31 विल किसी वसीयती दस्तावेज का द्योतक है। अब भैया वसीयत जिसको हम इच्छा पत्र भी कहते हैं, वसीयत का सबसे बड़ा मतलब क्या है? वसीयत ऐसा प्रत्येक दस्तावेज कहलाता है जिससे किसी व्यक्ति को विधिक अधिकार उस संपत्ति पर जो वसीयत करता है उसके मरने के बाद मिले, इसलिए तो वसीयत को इच्छा पत्र कहते हैं हम। धारा 32 कार्यों का निर्देश करने वाले शब्दों के अंतर्गत अवैध लोप आता है जब तक संदर्भ से प्रतिकूल आशय प्रतीत न हो। इस संहिता के हर भाग में किए गए कार्यों का निर्देश करने वाले शब्द का विस्तार अवैध लोपों पर भी है। मतलब भैया इसका सीधा मतलब है कि जब तक आईपीसी में या किसी और विधि में ये ना कह दिया गया हो कि इसका मतलब अलग और अलग होता है,
तब तक कार्य के अंतर्गत यह भी माना जाएगा कि यह अब कार्य के अंतर्गत अवैध लोप भी आएंगे। अब कार्य एवं लोप मैंने आपको समझाया ही था कि कार्य क्या होता है। कार्य मतलब ऐसा कोई कार्य जिसको आपको नहीं करना चाहिए फिर भी आप कर रहे हैं, विधि विरुद्ध कार्य। और लोप ऐसा कोई लोप कि ऐसा कोई कार्य जिसको आपको करना चाहिए फिर भी आप नहीं कर रहे हैं, उस चीज को लोप कहते हैं। तो भैया धारा 32 समझ में आ गई। धारा 33 कार्य एवं लोप। कार्य शब्द कार्यावली का द्योतक है, जिस प्रकार है उसी कार्य शब्द कार्यावली का द्योतक उसी प्रकार है जिस प्रकार एक कार्य का लोप शब्द लोपावली का द्योतक है। मतलब भैया सबसे पहले इसके लिए आपको लोप समझना होगा। तो लोप का सीधा सीधा अर्थ है कि जो आपकी ड्यूटी है कार्य करने की, आप वो कार्य नहीं कर रहे हो तो उस चीज को कहेंगे उसका लोप, मतलब आप उसका लोप कर रहे हो। अब कार्य आ गया, ऐसा प्रत्येक कार्य विधि विरुद्ध साधनों द्वारा आप कर रहे हो जिससे विधि मना कर रही है फिर भी आप कर रहे हो तो उसे कहेंगे कार्य। कार्य और लोप दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। अब आ गया सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन, कॉमन इंटेंशन। सामान्य आशय को अग्रसर करने में कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य। जबकि कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा अपने सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया जाता है, तब ऐसे व्यक्तियों में से हर व्यक्ति उस कार्य के लिए उसी प्रकार के दायित्व के अधीन मानो वह कार्य अकेले उसी ने किया हो। भैया मान लिया धारा 34 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इससे हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और लॉ में और वकालत में तो धारा 34 का उपयोग किया ही जाता है लगातार। अब भैया धारा 34 है क्या? धारा 34 है धारा 34 ये कहना चाह रही है आपसे कि 5 लोग किसी व्यक्ति की हत्या करने के आशय से गए। ठीक है भैया, वो गए। अब 5 एक राय होकर गए थे कि आज साले को निपटाना ही है। तो सबसे मेन चीज ये है कि धारा 34 के लिए एक से अधिक पुरुषों का, एक से अधिक पर्सनों का होना आवश्यक है। मतलब धारा 34 का प्रयोग अकेले के लिए तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि यह सामान्य आशय है, मतलब एक से अधिक लोग होने चाहिए। तो भैया 5 गए। अब 5 ने क्या प्लानिंग की? एक काम करो, वो आएगा साइकिल से, तो भैया आप क्या करोगे? बोले आप चौराहे पर खड़े हो जाओ। बोले मैं कलेक्ट्रेट पर खड़ा हो जाता हूँ। बोले मैं इसके ऑफिस के बाहर ही खड़ा हो जाता हूँ टेलीफोन बूथ पर, और हम सब लोग मोबाइल से कनेक्टेड रहेंगे। जैसे ही वहां से निकलेगा हम बता देंगे। ठीक है भैया। वो अपने दफ्तर से निकला। अब पहले वाले ने फोन कर दिया, भैया वो तो निकल लिया, कैसे फलानी फलानी गाड़ी से है और ये नंबर है उसका। दूसरा भैया चौराहे वाला, भैया यहां से भी निकल गया वो। तीसरा बोलता है यहां से भी निकल गया, और 2 वहां इंतजार कर रहे थे कि अगर तुझसे बच जाए तो मैं मार दूंगा। और जैसे ही वो वहां पहुंचा जहां 2 शूटर और खड़े थे, तो उनने एक ने क्या किया, गोली मारी और उसके पास से निकल गई। तब तक दूसरे ने उसमें गोली मार दी और उसके सीने में जाके गोली लग गई और वो मर गया। अब ये
कार्य क्या है? ये पांचों का सामान है ना, सामान उद्देश्य है या सामान आशय है ना पांचों का, कि आज तो साले को निपटा नहीं है। अब आ जाओ एक और उदाहरण। हम दो लोग तीसरे को पीटने के आशय से गए। पहले वाले ने उसको मारना चालू किया, दूसरे वाले के को ये पता नहीं था कि ये अपने साथ बंदूक भी लिए हैं। तो भैया पहले वाले ने जब उसको मारना चालू किया, उसने बंदूक निकाल के गोली मार दी। क्योंकि यह उसकी मारपीट का दोषी तो हो सकता है दूसरा वाला, परंतु उसके साथ हत्या करने का दोषी नहीं हो सकता, क्योंकि वो हत्या करने के आशय से गया ही नहीं था। परंतु वहां कि हाँ दोनों यही कह जाते कि आज साले को निपटा नहीं है, तो क्या होता? सामान आशय हो जाता उसका। यही कह रहा है कि जब कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा अपने सबके सामान आशय को अग्रसर करने में किया जाता है, तब ऐसे व्यक्तियों में से हर व्यक्ति उस कार्य को के लिए उसी प्रकार के दायित्व के अधीन मानो वह अकेले उसी ने किया हो। धारा 35। जबकि ऐसा कार्य इस कारण आपराधिक है कि वह आपराधिक ज्ञान व आशय से किया गया हो है। जब कभी कोई कार्य जो आपराधिक ज्ञान या आशय से किए जाने के कारण आपराधिक है कई व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, तब ऐसे व्यक्तियों में से हर व्यक्ति जिन्हें ज्ञान या आशय जो ऐसे ज्ञान या आशय से उस कार्य में सम्मिलित होता है, उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन है मानो वह कार्य उस ज्ञान या आशय से अकेले उसी के द्वारा किया गया हो। आपको ये पता ही नहीं कि कोई कार्य लीगल काम किया जा रहा है। जैसे आप किसी के घर गए, अब आपको ये नहीं पता कि उसके यहाँ अवैध शराब बिकती है। आप पहुंच गए, अचानक से उसके घर रेड पड़ जाती है, तो भैया आपको तो पता ही नहीं था ना कि वहाँ ये होता है, और आप उसको पुलिस अरेस्ट कर लेती है। तो भैया आप क्या कहोगे थाने में जाके? भैया हम तो रिश्तेदार हैं, हमें नहीं था पता कि वहाँ ये अवैध रूप से कार्य होता है। परंतु आपको पता है कि उनके यहाँ ये कार्य होता है और आप जिसमें सम्मिलित हो, तब आप ये नहीं कह पाओगे। मतलब ऐसा प्रत्येक कार्य जो आपराधिक ज्ञान व आशय के साथ किया गया है वह क्या आएगा? धारा 35 में। अब अंशतः कार्य द्वारा और अंशतः लोप द्वारा कार्य परिणाम धारा 36। जहां कहीं किसी कार्य द्वारा या किसी लोप द्वारा किसी परिणाम का कार्य किया जाता है या उस परिणाम को कार्य करने का प्रयत्न करना अपराध है, वहां यह समझा जाना है कि उस परिणाम का अंशतः कार्य और अंशतः लोप द्वारा किया जाना वही अपराध है। या का अंशतः या को भोजन देने का अवैध रूप से लोप करके और अंशतः या को पीट कर या की मृत्यु का करता है, का ने हत्या की है। का एक जेलर है, उसने क्या किया? उसने किया कि भैया उसके अंडर में जो कैदी था उसको ना तो खाना दिया और उसकी दम से कुटाई दी। अब वो कैदी मर गया, तो का ने क्या किया? का ने अंशतः कार्य द्वारा और अंशतः लोप द्वारा, अंशतः कार्य मतलब उसको पीट कर भी और अंशतः लोप मतलब उसको खाना ना देकर भी, दोनों कार्य करके उसकी हत्याएं की हैं। धारा 37 वेरी इंपॉर्टेंट धारा। इससे क्वेश्चन बनता है, किसी अपराध को गठित करने वाले किसी अपराध को गठित करने वाले कई कार्यों में से किसी एक को करके सहयोग करना। चलो इसकी ब्रीफिंग पढ़ते हैं फिर समझाएंगे। जबकि कोई अपराध कई कार्यों द्वारा किया जाता है, तब जो कोई या तो अकेले या किसी अन्य व्यक्ति के साथ सम्मिलित होकर उन कार्यों में से कोई एक कार्य करके उस अपराध के किए जाने में साथ सहयोग करता है, वह अपराध
वह उस अपराध को करता है। मतलब किसी एक अपराध में कई सारे अपराध हुए हैं, उसकी मार कुटाई भी हुई, उसकी हत्या भी हुई, उसके साथ लूट भी हुई है, परंतु आप एक ही चीज के दोषी हो। तो ये भी उसमें है कि भैया आप एक चीज के भी दोषी हो सकते हो उस अपराध में। जैसे का और खा पृथक पृथक रूप से विभिन्न समयों पर या को विष की छोटी छोटी मात्राएं देकर उसकी हत्या करने में सहमत होते हैं। का और खा या की हत्या का खा कोमा या की हत्या करने के आशय से असहमति के अनुसार या को विष देते हैं, सहमति के अनुसार विष देते हैं, या इस प्रकार दी गई विष की मात्राओं के प्रभाव से मर जाता है। यहाँ का और खा हत्या करने के में सहयोग करते हैं। वह दोनों में से हर ऐसे कार्य करता है जिससे मृत्यु कारक होती है। वह दोनों अपराध के दोषी हैं, तभी उनके कार्य पृथक हैं। मतलब दो लोग का और खा, उनमें सहमति बन गई भैया कि एक टाइम आप विष देना, एक टाइम हम देंगे उसको विष, जिससे वो मर जाए। अब सामने वाला या दोनों के विष से मर जाता है, तो वो ये नहीं कह पाएंगे भैया कि ये पहले वाले के विष से मरा है, भैया हमारे से नहीं मरा। लेकिन आप लोगों के बीच सहमति तो बनी थी। कोर्ट ये पूछेगा भैया आप लोगों के बीच में सहमति तो बनी थी उसको मारने की, तो आप दोनों ही उसकी हत्या के दोषी हैं। अब एक और खा पे आ जाओ। का और खा संयुक्त जेलर हैं और अपनी उस हैसियत से वो एक कैदी को बारी बारी से एक समय में 6 घंटे के लिए संरक्षण का भार रखते हैं। या को दिए जाने वाले प्रयोजन से जो भोजन का और खा को दिया जाता है, वह भोजन इस आशय से कि या की मृत्यु कारित कर दी जाए। हर एक अपनी हाजिरी कार में या को देने का लोभ करके या परिणाम करके वह परिणाम अवैध रूप से कारित करते हुए जानते हुए सहयोग करते हैं या भूख से मर जाता है। का और खा दोनों हत्या या की हत्या के दोषी हैं। सेम का जैसा उदाहरण है, बस यहाँ क्या है लोभ, वहां क्या था कार्य। मतलब का और खा दोनों जेलर हैं एक ही जेल के। एक कैदी या को दोनों 6-6 घंटे के लिए अपनी कस्टडी में रखते हैं। अब दोनों दो कहते हैं भैया एक काम करना, इसको खाना देंगे ही नहीं, साला मर ही जाएगा। इतने में क्या हुआ, या मर गया भूख से। तो दोनों में से कोई ये नहीं कह पाएगा भैया ये किसकी गलती से मरा, क्योंकि अवैध लोभ तो दोनों ने किया है ना। अब आ गया गा पे। एक जेलर का एक कैदी को या का संरक्षण भार रखता है। का या की मृत्यु का कारित करने के आशय से या को भोजन देने का अवैध लोभ करता है, जिसके परिणामस्वरूप या की शक्ति बहुत क्षीण हो जाती है, किंतु वह क्षुधा पीड़न से उसकी मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त नहीं होता। का अपने पद से च्युत कर दिया जाता है। खा उसका उत्तरवर्ती होता है। खास ने दुस्संधि या सहयोग किए बिना खा यह जानते हुए कि ऐसा करने संभव है कि या की मृत्यु कारित कर दी, या को भोजन देने का अवैध रूप से लोभ करता है या भूख से मर जाता है। खा हत्या का दोषी, किंतु खा के सहयोग से, का ने खा के सहयोग से नहीं किया, इसलिए का की हत्या करने के प्रयत्न का दोषी नहीं हो गए। भैया ये गा क्या कहना चाह रहा है, गा ये कहना चाह रहा है कि का और खा दो जेलर हैं अलग अलग समय में। मतलब पहले का जेलर थे, का ने क्या किया, या को खाना नहीं दिया। ये बात किसको पता चल गई, हायर अथॉरिटी को। उन्होंने क्या किया, का को सस्पेंड कर दिया। परंतु जब तक सस्पेंड किया तब तक का की हालत बहुत गिर चुकी थी, बहुत का कमजोर हो चुका था, लेकिन इतना कमजोर नहीं हुआ था कि वो मर जाए। अब नया जेलर आया खा। अब का और खा का कोई संबंध तो था नहीं आपस में, ना दोनों में कोई संधि हुई। खाने क्या किया, खाने भी या को खाना देना बंद कर दिया, परिणाम स्वरूप या मर जाता है। तो यहां खा हत्या का दोषी होगा और का काय का होगा, का उसको भोजन न देने का अवैध लोभ का, बस। क्योंकि दोनों के बीच में संधि हुई नहीं का और खा के बीच में कि भैया या को मारना ही है। अब अगले लेक्चर में हम धारा 38 से लेकर धारा 52 तक पूरा पढ़ेंगे। तो मैंने आपको बता दिया ये
धारा 37 तक में 2-3-4 धाराएं बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे 37 हुई, 33 हुई, 34 हुई, ये बहुत इंपॉर्टेंट धाराएं, इन पर ध्यान रखना क्योंकि पेपर्स में आती हैं, पेपर में आती हैं, किसी कोई सा भी एग्जाम हो। अब आज का लेक्चर हम यही समाप्त करते हैं। अगर हमारा ये लेक्चर आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं एवं अधिक से अधिक शेयर करें एवं लाइक करें हमारे इस वीडियो को। जय हिंद, जय भारत। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें क्योंकि कोविड-19 चल रहा है, ऐसे में तो अति आवश्यक है।